सीमेंट फैक्ट्री की एक माइंस में पैदा हुआ हूँ जो यूपी में है। और यूपी का भी एक ज़िला था जिसका नाम मिर्ज़ापुर हुआ करता था। अब तो मिर्ज़ापुर आपकी वेब सीरीज़ की वज़ह से भी बहुत पॉपुलर है, जी, जी। लेकिन वहाँ पे फैक्ट्रियाँ और कारपेट ये सब बिज़नेस वहाँ था। अगर आपका इरादा किसी को नीचा दिखाना, ट्रिविलाइज़ करना या आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उसको कोट करना नहीं है, तो कोई भी बात जो हो रही है, कोई भी सवाल जो आ रहा है, वो उसमें वैल्यू ऐड करेगा। मैं अपने शो का गेस्ट कोऑर्डिनेटर, अपने शो का रिसर्चर, उसका राइटर, उसका वॉइस ओवर आर्टिस्ट, उसका होस्ट, वाह। उसका प्रोड्यूसर, उसका सब कुछ मैं ही हूँ। जो गेस्ट आपको आज हमारे शो में दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है वो 6 महीने पहले अप्रोच किए गए हों, कोई 8 साल पहले अप्रोच किए गए हों और वाह। 8 साल बाद रियलाइज़ हुआ हो। और ऐसा भी हुआ कि अच्छा। 8 साल लगे, आप गेस्ट को कंटीन्यूअस अप्रोच करते रहे, कभी वो ट्रैवल कर रहे हैं, कभी तबीयत ठीक नहीं है, कभी शूटिंग में है, कभी उनका दिल नहीं है। और मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि लोगों ने ये कहा, या जो मेरे पास मेल और जो कम्युनिकेशन पहुँचता है, कि यू मेड आवर लाइफ लिवेबल। ये एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है। Welcome to Masters Decoded Season 4. What was your wake-up call? What got you to all of that? Honestly, How do you overcome self-doubt? so first and foremost, How do you do that emotional quotient? How do you bring that up? Today's podcast is not a podcast. It is a masterclass on podcasting and more importantly on interviews. My next guest on today's show is Syed Mohammad Irfan, a veteran in the industry of having conversations, or as he calls it, guftagoo, with some amazing and prominent individuals within the industry. So, if you want to know how to get better at interviewing individuals or having a conversations with individuals on a podcast or on any other medium, then I would recommend you to not miss this podcast. So, without much further ado, let me get on with it. Irfan ji, welcome to Masters Decoded Podcast Series Season 4. Really glad to have you on the show today. थैंक यू अनीस। इरफान जी, हम बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले और आपने मुझे एक सवाल पूछा कि आपको क्यों ये प्लेटफॉर्म पे, और जब भी मेरी टीम ने आपकी प्रोफाइल मुझसे शेयर करी और आपका काम शेयर किया, मुझे लगा कि ये शायद मेरे लिए काफ़ी एक अनोखा एक्सपीरियंस रहेगा। जो हम जो पॉडकास्ट करते हैं, जो हम ये इंटरव्यूज़ करते हैं, हम सीख रहे हैं अभी। लेकिन आप तो इतने सालों से ये करते आ रहे हैं और हम तो आपके जैसा काम तो ज़रा भी नहीं किया, लेकिन आपने इन शख्सियत के साथ काम किया है कि आपने काफ़ी बड़े-बड़े इंटरव्यूज़ किए हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज आपका आने का। बट मुझे थैंक यू। मुझे ये पूछना है कि आपका ये जर्नी कैसा चालू हुआ कि टीवी पे आए, रेडियो पे करे, और आप इंटरव्यूज़ करें दूसरों के साथ, तो आपका ये जर्नी कब से चालू हुआ? अनीस, आपको बता दें कि अगर चूंकि हमारे पास तो 1 घंटा ही होगा या आधा घंटा होगा, जैसा आपने बताया या नाफिया ने बताया, तो उम्मीद करते हैं कि उसमें सब चीजें आ जाएं। लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर जो आएगी। जो छूट जाएंगी उनके लिए मैं बताता हूँ, और आपके लिसनर्स के व्यूअर्स के लिए भी, कि अमित वर्मा का जो पॉडकास्ट चैनल है द सीन एंड द अनसीन, उस पर करीब 5 घंटे लंबी बातचीत मेरे साथ वाह! मौजूद है, जो पिछले महीने रिलीज हुई थी, जो जनवरी में रिकॉर्ड हुई थी। तो अगर कुछ डॉट्स मिसिंग होंगे तो आपके व्यूअर्स, लिसनर्स वहां जाकर भी डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। जी। तो आपने ये पूछा कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। मैं एक बहुत ही छोटे से सीमेंट फैक्ट्री की एक माइंस में पैदा हुआ हूँ जो यूपी में है। और यूपी का भी एक जिला था जिसका नाम मिर्ज़ापुर हुआ करता था। अब तो मिर्ज़ापुर आपकी वेब सीरीज की वजह से भी बहुत पॉपुलर है, जी, जी। लेकिन वहाँ पे फैक्ट्रियाँ और कारपेट ये सब बिजनेस वहाँ था। लेकिन मैं खुद मिर्ज़ापुर प्रॉपर जिले, मतलब शहर में नहीं, बल्कि वहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर्स और साउथ की तरफ जो सीमेंट फैक्ट्रियों का इलाका है, 3 सीमेंट फैक्ट्रियाँ मिर्ज़ापुर में हुआ करती थी जो अब बंद हो गई। एक चुनार, एक चुर्क और एक डाला। जिसमें से चुर्क सीमेंट फैक्ट्री की जो माइंस थी, खदान थी, जहाँ से सीमेंट के लिए पत्थर निकला करता था,
तो मेरे वालिद, मेरे फादर वहाँ नौकरी करते थे, तो मैं वहीं पैदा हुआ। 10+2 तक की मैंने वहीं पे पढ़ाई की। उसके बाद मेरे बड़े भाई चूँकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ गया था। और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के ज़मानों में मुझे ऐसा लगा कि वैसे तो मैं साइंस स्ट्रीम से आया था, जी। लेकिन फिर मुझे लगा कि साइंस शायद मेरा दिलचस्पी का सब्जेक्ट नहीं है, और मुझे ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स और सोशल इश्यूज़ पर ज़्यादा दिलचस्पी है, ख़ासतौर पर लिटरेचर, कल्चर और आर्ट में। तो ये सिलसिला करीब-करीब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ज़मानों से ही शुरू हुआ, जो धीरे-धीरे ये भी समझ में आया, चूँकि मेरे घर में सब लोगों की आवाज़ें बड़ी कल्चर्ड और अच्छी, मतलब ब्रॉडकास्ट के हिसाब से अगर आप देखें, जो जी। ब्रॉडकास्ट पार्लांस है उसके हिसाब से, तो वो बड़ी माइक्रोफ़ोनिक आवाज़ें हैं। तो शुरू-शुरू में ही ये कुछ अंदाज़ा लगने लग गया था कि अगर कम्युनिकेशन में अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करूँ तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो स्टेज पर, स्कूल में, फिर बाद में अपनी यूनिवर्सिटी के ज़मानों के एक्टिविज़्म में भी मैं अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करता रहा। टेलीविज़न तो ख़ैर बाद की कहानी है, क्योंकि टेलीविज़न बहुत अपने एक अर्ली नेसेंट एज में हुआ करता था उस ज़माने में, और इतना ज़्यादा ना तो टीवी चैनल थे, सिर्फ़ एक दूरदर्शन जी। होता था, और उसके बाद बहुत लिमिटेड प्रोग्रामिंग होती थी। तो मैं कहूँगा कि रेडियो मेरा पहला प्यार है, और रेडियो से ही मैंने एक तरह से रेडियो और प्रिंट से मैंने शुरू किया। फिर धीरे-धीरे करके मेरी दिलचस्पी टेलीविज़न में भी हुई। तो शुरू के दौर में जब मैंने अपनी एक प्रोफ़ेशनल एक जगह बनाने की कोशिश की, तो उसमें नेशनल ज्योग्राफिक और हिस्ट्री चैनल और हंगामा और कार्टून नेटवर्क के या जो दूसरी फ़िल्मों की डबिंग वग़ैरह, वो मैं फिर किया करता था। बाद में जो एफ़एम स्टेशंस हैं, उनके लिए भी मैंने एक लाइव रेडियो जॉक की तरह बरसों 10-11 साल तक माशाअल्लाह। रेडियो जॉकिंग की। तो इस तरह से एंटरटेनमेंट, वैराइटी म्यूज़िक और इन्फॉर्मेशन, इस तरह के प्रोग्राम मैं करता रहा लाइव रेडियो पे। तो ये तो अभी समझिए कि जब से पार्लियामेंट के अपर हाउस का जो टीवी चैनल था, जिसका नाम राज्यसभा जी। टेलीविज़न, जी। अब वो तो मर्ज हो गया लोकसभा टीवी के साथ, बाद में उसका नाम संसद टीवी हो गया। लेकिन तब इस चैनल को शुरू करते हुए भी ये इरादा था कि उसको एक नीश, एक ऐसा चैनल बनाया जाए जो बेशक टीआरपी की दौड़ में ना हो, लेकिन कम से कम उसको वो एक आपके अंदर रिफाइंड टेस्ट को पैदा करे। तो इस तरह से पूरी जो कल्चर और हिस्ट्री की जो ट्रेडिशन है, उसको लेकर इस टीवी चैनल पर ये सीरीज़ शुरू की मैंने, जो गुफ्तगू जिसका नाम है, जो आपके देखने वाले वो जानते हैं कि गुफ्तगू का मतलब बातचीत करना या कन्वर्सेशन। तो बातों के ज़रिए लोगों की ज़िंदगियों को टटोलना, उनकी फॉर्मेटिव ईयर्स को सामने लाना, उनके चैलेंजेस को, उनके सक्सेसेस, फेल्योर को, उनका जो वर्ल्ड व्यू है उसको सामने लाना, बजाय इसके कि उनके अंदर जो एक सेलिब्रिटी एलिमेंट है उसको ही और ज़्यादा आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो करने के बजाय राइट। उनको एक इंसान के रूप में बरामद करना, ये इस प्रोग्राम की का जो एक बेसिक प्रीमाइस है, वो यही है कि वो सेलिब्रिटी को सिर्फ सेलिब्रिटी की तरह आपके दिल में उसका डर और खौफ नहीं पैदा करेगा, बल्कि उसके पीछे सक्सेस के पीछे की जो स्टोरी है, जो उसका फॉर्मेशन है, जो उसके प्रोसेसेस हैं, उसको ठीक से समझा जाए। तो जैसा कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि हर इंसान के पास एक कहानी है, जी। और उस कहानी को हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम इस टॉक को इंस्टिगेट नहीं करेंगे। अब मिसाल के तौर पर आप अपनी किसी हवाई सफ़र में सफ़र करते हुए अपने बगल में बैठे हुए आदमी से कभी ये नहीं पूछते कि वो कौन है, आज उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या तकलीफ़ है, क्या खुशियाँ हैं। कभी भी आप उससे नहीं पूछते, आप उसके साथ 2 ढाई घंटे, 8 घंटे का सफ़र तय कर देते हैं, लेकिन आप कभी नहीं जानने की कोशिश करते कि वो कौन है, वो कहाँ से आया, उसकी अपनी निजी कंसर्न्स क्या हैं। तो इस शो के ज़रिए मैं ये कर पाता हूँ जिससे कि मुझे भी बहुत मैं एनरिच होता हूँ इन हर कहानी को सुनकर, क्योंकि हम लोगों का जो इंडिया जो कंट्री है हमारी, वो इतनी लेंथ एंड ब्रेड्थ में फैली हुई है। इसके अलावा इसके इतने कल्चरल शेड्स हैं और हिस्टोरिकल शेड्स हैं कि हर इंसान अपने आप में एक बहुत स्पेशल कहानी लेकर जी रहा है, और हम उससे महरूम इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम कभी उससे बातें नहीं करते, कभी हम अपने से खुद उसका हाथ बढ़ाकर उसका हाल नहीं पूछते। तो ये सिलसिला जो चला, जिसमें गुफ्तगू की प्लेलिस्ट को अगर आप उठाकर देखें, जी।
तो आपको पता चलेगा कि उसमें सिर्फ ये जो एक सेलिब्रिटी का जो एक नोशन मीडिया में होता है कि ऐसे लोग जिनके ज़रिए फुटफॉल आपके पास आएगा, सिर्फ वो नहीं बल्कि ऐसे लोग जो अचीवर हैं, जो अचीवर हो सकते हैं, जिनके अंदर वो पॉसिबिलिटी है, जी। ये तरह-तरह के लोग उसमें सिनेमा, उसमें थिएटर, उसमें विजुअल आर्ट, उसमें ऑर्निथोलॉजी, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, मतलब एक वेराइड किस्म की प्लेलिस्ट है जिसमें आप किसी एक नोशन से नहीं अप्रोच कर सकते कि अगर आपको सिर्फ फिल्म एक्टर्स के बारे में जानना है तो वहाँ जाएं। नहीं, आप कुछ भी जानना चाहें सिवाय इसके कि हार्डकोर पॉलिटिक्स के वहाँ पर सब कुछ होता है। जो कुछ भी एक ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट शेड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बातें हैं, वो वहाँ होती हैं। हालांकि पॉलिटिशियंस के साथ भी एक सीरीज मैंने की है अच्छा। जिसका नाम है यादों के साए, जिसमें पॉलिटिशियंस की यादों में सिनेमा या हम लोगों का फिल्म कल्चर क्या बसा हुआ है उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो अभी जैसा कि मेरी भी आदत है कि मैं कभी गेस्ट को इंटरप्ट नहीं करता, मैं देख रहा हूँ आप भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छा हो कि मैं अभी चुप हो जाऊं और आपके पास अगर नहीं, कोई नहीं। नया सवाल बन रहा हो तो फिर आप पूछिए। नहीं, ये आज का पॉडकास्ट इज़ गोइंग टू बी अ मास्टर क्लास फॉर मी एंड आई एम श्योर सबके लिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी मैं पॉडकास्ट शुरू कर रहा था, तो मैं रिसर्च कर रहा था कि मैं कैसे शुरू करूँ, मैं सीखूँ कैसा? तो मेरे को एक पॉडकास्ट मिला था, वो एक ही सीरीज़ था, उसका नाम था टर्न अराउंड, और वो जो होस्ट थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, उन्होंने द हूज़ हू को लेके आए थे वो हर एक एपिसोड में, और उन्होंने इंटरव्यू किया था कि वो कैसे इंटरव्यू करते हैं दूसरों के साथ। तो काफ़ी सीखने मिला था मुझे, और आज मुझे मालूम है कि आज मुझे वापस काफ़ी रिफ्रेशिंग सीखने मिलेगा, बिकॉज़ आपने काफ़ी मीडियम्स पे काम किया है। आप जैसे बता रहे थे, आपने रेडियो पे काम किया है, आपने प्रिंट में काम किया है, आपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट रह चुके हो काफ़ी बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पे, और आपने काफ़ी गुफ्तगू किए अलग टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ के साथ। और मुझे वो चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा डबल क्लिक करना है, तो मैं वो तरीके के सवाल पूछूँगा, होपफुली यू डोंट माइंड। अ, प्लीज। तो एक तो है कि जैसा आज मुझे भी लगता है कि मैं गेस्ट को कंफर्टेबल कैसा करूँ? क्योंकि जैसा आपके साथ बात कर रहा हूँ, अभी आपको कौन से सवाल अच्छे लगेंगे, नहीं अच्छे लगेंगे, और आज हमारा आपका भी जो भी मैंने गुफ्तगू देखा हूँ, तो उसमें कोई स्क्रिप्टेड नहीं लगा मुझे, कि गेस्ट को मालूम था कि क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। आप एक गुफ्तगू कर रहे थे, राइट? और आज मेरा भी वही है कि मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे। लेकिन वो गुफ्तगू में एक वो लाइन भी कभी-कभी चली जाती है कि आप किसी को कुछ सवाल कर लेते हो, वो ऑफेंड हो सकते हैं। हाँ, अगर रिकॉर्डेड है तो आप वो एडिट कर सकते हो और हो सकते हैं। बट वो आप कैसे मैनेज करते थे? मुझे वो जानना है। आप ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा सवाल बीच में अचानक आ जाए जी। तो आप उसे मैनेज कैसे करें? आपका ये कहना है। हाँ। देखिए, हाँ, देखिए ये है कि चूँकि ये पार्लियामेंट का टीवी चैनल रहा, जी। तो पार्लियामेंट की तो कोर वैल्यू ही ये है, अगर आप देखें कि वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की एक बात है राइट। कि अगर आपके टीवी चैनल को मेट्रोपोलिस से लेकर छोटे शहरों, गाँव, कस्बों तक दूर-दूर तक लोग देख रहे हैं, तो आपके सामने एक लोएस्ट डिनोमिनेटर आपका जो ऑडियंस है, वो आपके ध्यान में रहता है, मेरे ध्यान में रहता है। ताकि मैं सिर्फ़ किसी मेट्रोपोलिस उस सेंसिबिलिटी के ही आदमी को एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक ऐसे बच्चे को भी कर रहा हूँ जिसकी उम्र शायद 14, 15, 18 साल हो, और जो शायद ज़िंदगी की इस जद्दोजहद में बस कदम रखने वाला हो, और एक कोई पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन परस्यू कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर वो डांस की दुनिया में आना चाहता है, या डायरेक्शन में जाना चाहता है, या राइटिंग में, या इवन एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है, तो वो कैसे अपनी सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे अप्रोच करे। जी। तो ऐसा इस उसकी इस उलझन को सॉल्व करना अगर आपके ज़हन में कहीं बैक ऑफ माइंड है, तो आप वो डोर कभी छोड़ते नहीं हैं। जी। तो मेरे सामने जब कोई गेस्ट बैठा हुआ है, मिसाल के तौर पर अगर मेरे सामने कोई एक विजुअल आर्टिस्ट बैठा हुआ है या कोई फोटोग्राफर बैठा हुआ है, तो मुझे ये जानना चाहिए कि उसने इतना बड़ा एक नेशनल फेम या इंटरनेशनल फेम हासिल करने से पहले उसने सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे अप्रोच किया, उसके घर में उसके इस फैसले को लेकर क्या सवाल थे, खुद उसके दिमाग में सक्सेस या फेल्योर के क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो ये सारी बातें पूछने के प्रोसेस में अगर कोई ऐसा अनकंफर्टेबल सवाल
तो अनकंफर्टेबल सवाल क्या हो सकता है अगर आप ये देखिए, सिवाय इसके कि आप किसी को बिलो द बेल्ट वार ना करें, जी, बहुत पर्सनल उसको एक डिमीन करने का कोई इरादा ना रखें। तो सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं जो एक मीनिंगफुल जवाब की ट्रेजेक्ट्री में आपको ले जाते हैं। इसलिए अगर आपके इरादे ठीक हैं तो सवाल अपैरेंटली खराब होते हुए अगर हम उसके वैल्यू जजमेंट में जाएं कि वो सवाल अच्छा नहीं था या खराब था या कोई एक डिटेस्टफुल था, कोई भी सवाल अगर आपके इरादे ठीक हैं, जी, अगर आपका इरादा किसी को नीचा दिखाना, ट्रिविलाइज करना या आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उसको कोट करना नहीं है, तो कोई भी बात जो हो रही है, कोई भी सवाल जो आ रहा है, वो उसमें वैल्यू ऐड करेगा। इसलिए जब आप एक्सप्लोर करते हैं, मतलब जैसे अभी हम और आप मिलकर क्या कर रहे हैं, अभी मैं आपके लिए एक अंधेरे में बैठा हुआ आदमी हूँ। जी, जब तक मैं अपनी बात आर्टिकुलेट नहीं करूँगा, जब तक आप रिलेवेंट सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक आपको मैं एक जीता जागता इंसान बरामद नहीं होगा। मतलब ये तो एक सिर्फ सरफेस लेवल की इंफॉर्मेशन है कि मैं इतने सालों से एक गुफ्तगू नाम की एक सीरीज करता हूँ, जो एक बहुत इम्पैक्टफुल डायलॉग सीरीज है, जी, जिसको लोग आज रेडी रेकॉनर की तरह इस्तेमाल करते हैं और आज करते हैं, आज से 10 साल बात करेंगे, 100 साल बात करेंगे। जब तक ये डिजिटल कंटेंट सरवाइव करेगा, तब तक लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेरे साथ बैठा हुआ कोई 80 साल का मेकअप आर्टिस्ट अपनी मेकअप आर्ट की जर्नी को क्या बता रहा था, कैसे बता रहा था जी, और उससे उसका क्या टेक अवे है। तो अगर आपके इरादे एज एन इंटरव्यूअर, एज एन इंस्टिगेटर, आपके इरादे अगर ठीक हैं, तो कोई भी सवाल रास्ते में आने वाला उसे अच्छा या बुरा शायद नहीं समझा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी। ओके, इंटरेस्टिंग। क्योंकि आपने काफ़ी अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ को आपने टच किया हुआ है। जैसे शबाना आज़मी को देखा हूँ मैंने आपका एक इंटरव्यू, मैंने आयुष्मान खुराना का देखा हूँ और मैंने काफ़ी पॉलिटिशियंस के आपके इंटरव्यूज़ भी देखे हैं। तो उन शख्सियतों के लाइफ में काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हो चुकी होती है जी। और कभी-कभी वो सवाल आ जाते हैं। अभी मैं आपको ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, एक रियल एग्ज़ाम्पल मेरे साथ हो चुका है अभी रिसेंटली। हुँ, हुँ। मैंने एक फाउंडर को लाया था, वो नेशनल टीवी पे आए थे, उनको काफ़ी धिक्कारा किया था नेशनल टीवी पे, राइट? वन ऑफ द ये जो स्टार्टअप सीरीज़ जो चल रहा है नेशनल टीवीज़ पे, तो उस पे और वो मेरे शो पे आए थे और हुँ, उनके साथ मेरा नज़रिया था, मुझे जानना था कि वो शो के बाद उनके साथ क्या-क्या हुआ, राइट? क्योंकि हुँ। एक नेशनल टीवी पे अगर आपको इतना वो बोलते हैं ना पानी उतार दिया आपका किसी ने और आपको अभी जी। आपकी लाइफ कैसी हुई बिकॉज़ उनकी भी फैमिली थी, उनका भी बिज़नेस था, तो वो क्या इम्पैक्ट हुआ है? मेरा नज़रिया हुँ, वही था। बट जी। जब भी हमने वो डाला शो और जब भी वो एयर हुआ मेरे चैनल पे, तो उनको काफ़ी मेरे चैनल पे काफ़ी लोग ने आके वापस गड़ी-गड़ी सुनाई और मेरा इंटेंशन नहीं था वो चीज़ का, कि उनको हुँ, ये प्लेटफ़ॉर्म पे लाए और मुझे बुरा भी लग रहा है अभी, कि यार मैंने तो हुँ, कुछ गलती नहीं की उनको लाके और मेरा कुछ सवाल ऐसा था भी नहीं कि बिलो द बेल्ट आपने जो पूछा कंट्रोवर्शियल था। बट हाँ, वो उनके साथ जो हुआ था वो कंट्रोवर्शियल हुआ था, जो था। तो हुँ, इसीलिए मैं आपको ये हुँ। सवाल कर रहा हूँ कि ये हो चुका है मेरे साथ और ये एक डर भी लगा हुआ रहता है कि आज जो मैं कर रहा हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर दूँ, तो इसीलिए मैं आपको पूछ रहा था कि आपका एक्सपीरियंस क्या रह चुका है ये चीज़ के ऊपर? और आपके साथ भी हुआ रहेगा कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस की कंट्रोवर्सीज़ हुई रहेंगी, तो आप कैसे वो आप कंफर्टेबल हुए हैं या वो शो के बाद वो बातें हुई है बाहर, लेकिन आप फिर भी एक थे कि नहीं मेरा तो इरादा और मेरी जो इंटेंशन था वो नेक ही था, मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा था वो चीज़ के ऊपर। मुझे तो ऐसा अभी तक याद नहीं आता कि ऐसा कोई शो मेरी प्लेलिस्ट में है जिसको देखने के बाद कमेंट बॉक्स में गेस्ट को लेकर किसी तरह की कोई डिटेस्टफुल बातें की गई हों, जी, मुझे अभी तक तो याद नहीं आता। और का कम से कम आपके जो व्यूअर्स लिसनर्स हैं, वो उसका अंदाजा लगा सकते हैं, वो किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा जी, करके पढ़ सकते हैं। अनलेस उन लोगों को छोड़ दीजिए जो एक छोटे से नंबर ऑफ ट्रोल्स हैं, जो सिर्फ इसलिए किसी वीडियो पर आते हैं जहां किसी रिलीजियस आइडेंटिटी, किसी पॉलिटिकल बिलीफ या किसी कलर या किसी मतलब इस तरह की जो एक डिस्क्रिमिनेटरी उनका एजेंडा है, जो हेटफुल एजेंडा, उनको अगर छोड़ दीजिए,
तो वो तो एक्सेप्शंस होते हैं, उनको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक जनरल जिसे कहते हैं कि पॉपुलर परसेप्शन या पॉपुलर ओपिनियन, उसको अगर देखना हो तो मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू प्लेलिस्ट में कमेंट बॉक्स बहुत एक इंटरेस्टिंग एरिया है, जहां आप जाकर जी, इतनी तरह की चीजें जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं, प्रोग्राम के अलावा भी। प्रोग्राम तो 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का है, वो तो आपने देख लिया। जी, लेकिन अगर आप थोड़ा वक्त उन 250, 300, 600 कमेंट्स पर अगर गुजारें, तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें जो आपने देखी थी शो में, उसमें भी एक कुछ वैल्यू एडिशन, तो इस तरह से ऑडियंस की तरफ से एक वैल्यू एडिशन वहां आपको देखने को मिलेगा। ये जो आप किस्सा बता रहे हैं, वो तो चूंकि बहुत स्पेसिफिक किस्सा है और वो मुझे मालूम नहीं कि वो गेस्ट क्या थे, वो वाकया क्या था, और आपने किस स्पिरिट में उसको उठाया जिससे कि इस तरह की लोगों ने आकर वहाँ उनकी लानतें मलामतें की। ये तो देखने से पता चलेगा। लेकिन आप चाहते या आगे अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। पहले तो उस फेनोमेना को समझने की जरूरत है कि क्या वजह थी कि उनके साथ वो टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पर किसी तरह का कोई एक बुरा बर्ताव हुआ, जी, अगर हुआ तो। और फिर जब आपने उस वाक़ये को अपने शो में उठाया, तो एक तरह से एक 360 एक व्यू बन जाता है। तो अगर एक आदमी जो इस वाक़ये से गुज़र चुका है, वो एक तरफ है, उसके भी कुछ कॉन्टेक्स्ट रहे होंगे जिसकी वजह से ऐसा हुआ, और आपने जब इस बात को उठाया तो अब आपके इरादे, तो अब सब चीज़ों को मिलाकर यहाँ आपका रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है एज़ एन इंटरव्यूअर, कि आप एक बड़े कैनवस के भीतर उस कॉन्टेक्स्ट में उसको रखें। शायद वो, अगर आपने, मुझे नहीं मालूम, आपने कोशिश ज़रूर की होगी कि उसको इस तरह से रखा जाए, कहीं वो रखने में कहीं लगता है कि कोई कमी या कोई गैप रह गया, जिसकी वजह से आपके यूजर्स को ये जगह मिली, ये मौका मिला कि वो फिर अगेन वहां आकर इस तरह की बातें कह सके। या तो हम समझते हैं कि ये भी आपके लिए भी, हम सभी लोगों के लिए ये एक लर्निंग के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो कोई फेल्योर का मतलब ये नहीं है, या किसी ऐसी मिसहैपनिंग का मतलब ये नहीं है कि हम उससे कोई ऐसा नेगेटिव कोई 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 इन्फेरेंस लें। तो वो तो हमें खुद सोचना होगा कि हम अपनी ही की हुई छोटी मोटी गलतियों से हम आगे उसे कैसे ठीक करें, और उसको आगे कैसे रीफॉर्मुलेट करें जी, सवालों। जी। जी। तो अभी एक स्विच करते हैं, एक डिफरेंट जो आपने बताया कि आपने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ एंड काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सोनास को ले आए और आपने भी पॉलिटिशियंस को ले आए। तो एक है ना चीज़ होती है जो हम बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले कि अगर आप एक चीज़ कर रहे हो तो आपका एक सेट पैटर्न बन जाता है दिमाग में। लेकिन आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या आउट ऑफ सिलेबस जब ये बात करना चालू करते हो तो आपका भी कॉन्टेक्स्ट काफ़ी चेंज करना पड़ता है एज़ एन इंटरव्यूअर, राइट? जो जी। आप अभी कैनवस की बात करें तो वो कैनवस ही शिफ्ट हो जाता है आपका या चेंज हो जी। जाता है। तो आप ये जी। नया-नया कैनवस कैसे बनाते थे? कैसे शिफ्ट करते थे डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे? जब भी आप ये नए-नए गेस्ट ले आते थे, जैसे आप एक मेकअप आर्टिस्ट से बात कर रहे हो या एक विजुअल आर्टिस्ट से बात कर रहे हो, हाँ, एक कला के बारे में बात हो रही है एट द बेसलाइन, बट वो कला ही अलग है। उसके अंदर जी। डोमेन लाना, उसके अंदर नॉलेज लाना, वो कैनवस हम्म। कैसा आप चेंज कर सकते थे एक इंटरव्यू की तरह? आप देखेंगे अनीस के इसमें 3 पार्टियाँ इन्वॉल्व होती हैं। मतलब जी, जैसे अभी हम और आप एक ही विंडो में साथ-साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक तीसरा अनसीन विंडो भी है, जो हमारे और आपके सामने बैठा हुआ है, इस वक़्त जो उसको देख रहा है। इस तरह से अगर आप देखें, तो 3 स्टेक होल्डर्स इसमें हैं। अगर हमारी नज़र इस बात से कहीं पर भी चूक जाए, एक कि हम आपके इरादे को मिसरीड करें, दूसरे कि हम अपने ऑडियंस के इंटेलेक्ट को डाउट करें, तीसरे कि हम अपने अंदर कोई एक सेल्फ इंडल्जेंस का एलिमेंट लाएं। ये हुँ, तीनों एक ऐसी चीजें हैं जिनसे बचकर, या जिनके लिए अलर्ट रहने से ही हम इसको, ये एक जिम्मेदारी भरा काम कर पाएंगे। मतलब ये कि ये एक ऐसी हार्मनी 3 लोगों के बीच में, और तभी वो एक मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल एक एक्सपीरियंस बनकर सामने आएगा, जब तक ये 3 लोग किसी एक प्लेन पर ना आए। और वो 3 लोग आएंगे ही तभी जब एज अ गेस्ट मैं अपने जो सेल्फ इंडल्जेंस है उससे बाहर निकलूं, और मैं ये सोचूं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। और दूसरी तरफ आप
इस बात से बाहर निकलें कि चूंकि आप एम्पावर्ड हैं सिर्फ इस वक्त स्क्रीन स्पेस लेने के, इसलिए आप अपने को इतना प्रिविलेज ना समझें कि आप आउट ऑफ द प्रोपोर्शन आप मेरे ऊपर डोमिनेट करें या ऑडियंस के इंटेलेक्ट को आप नजरअंदाज करें। तो ये जो 3 स्टेक होल्डर्स हैं, इन्हीं से ये केमिस्ट्री पूरी बनेगी। जैसे कि अगर मैं अभी फिलहाल अपने को होस्ट मानकर चलूं और आपको गेस्ट, तो मैं ये मानकर चलूंगा कि मेरे सामने अनीस मर्चेंट बैठे हुए हैं जो एक एआई से जुड़ी हुई एक दुनिया में कुछ कारोबार करते हैं। इसके अलावा वो कुछ पॉडकास्ट में कोई उनका पैशन है। ये 2 अगर हमारे पास कीवर्ड्स हैं और हमारा ऑडियंस इस पर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस सिलसिले में क्या कुछ रोशनी मिल सकती है, अगर यही बिना ये सोचे कि आपको फुटबॉल में दिलचस्पी है या नहीं, मैं आपसे फुटबॉल या गोल्फ के बारे में बात करने लगूं, तो वो एक डिस्कनेक्ट बन जाएगा। हाँ, ये भी है कि हो सकता है कि अगर मैं फुटबॉल के बारे में बात शुरू करूं तो कोई एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट सामने आ ही जाए कि कहीं आपके अंदर कोई छुपी हुई, सोई हुई एक कोई तमन्ना जाग उठे कि आप सचमुच फुटबॉलर बनना चाहते थे। तो वो एक ऐसा अनसीन टेरेन पर हम लोग निकल पड़ेंगे और तब उस टेरेन पर निकलने के इरादे से नहीं निकलेंगे, नहीं निकलना चाहिए। आपको खुद देखना चाहिए कि इस जो अनफोल्ड हो रही ये एक मिस्ट्री है, इसमें सचमुच क्या धड़कने क्या है और आपका जो लिसनर, आपका व्यूअर कैसे अनीस मर्चेंट की इस फुटबॉलर एस्पिरेशन से कैसे जुड़ पाएगा। कहीं उसके भी तो दिल में कहीं कोई एक खोई हुई, सोई हुई एक फुटबॉलर बनने की कोई तमन्ना थी। तो इस तरह से ये एक ऐसी लाइव एक्टिविटी है जिसका कोई किताब में लिखा हुआ सॉल्यूशन नहीं है। उस वक्त आपको अपनी ऑनेस्टी को ही सान पर चढ़ाना होगा या अपनी ऑनेस्टी की डोर को नहीं छोड़ना होगा। होता क्या है, डिस्कनेक्ट बनता तभी है जब आप अपने पास n नंबर ऑफ रिटन क्वेश्चंस लेकर जब चलते हैं। एक दूसरे, आपके पास कोई एजेंडा होता है। एजेंडा मतलब अगर आपका इस वक्त ये एजेंडा हो कि मैं रमजान के महीने में पानी क्यों पी रहा हूं, अगर आपका ये एजेंडा हो तो आपका शो बिल्कुल एक दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। क्योंकि आपको का इरादा शायद ये होगा कि आप एक विंडो में एक मुस्लिम बिलीफ के, आप इस्लामिक बिलीफ के आदमी और एक दूसरे इस्लामिक बिलीफ के आदमी, लेकिन आप जो तीसरा आदमी है जो आपको, हमको और आपको देख रहा है, अगर उसको इससे कोई कुछ नहीं मिल रहा है या उसको किसी नई राह पर हम नहीं ले जा सकते, तो सिवाय इसको आप ट्रिविलाइज करने के और आप कुछ नहीं अचीव कर रहे होंगे। तो जो आपका सवाल है कि ये जब भी ऐसे ऐसे मौके आते हैं जब आप अलग अलग वेरिड फील्ड के लोग और वेरिड, और इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज है, हमेशा आपका गेस्ट तरोताजा इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, इन टर्म्स ऑफ कोहेरेंस, इन टर्म्स ऑफ आर्टिकुलेशन हमेशा नहीं होगा। हो सकता है कि कोई सैंड आर्ट में बहुत अच्छा काम कर चुका हुआ आदमी अल्फाज में अपनी बात कह पाने में बिल्कुल इनकैपेबल हो। तो ऐसे में अगर आपके दिल में वो एक धड़कता हुआ इंसान नहीं है, आपके अंदर कोई धड़कता हुआ दिल नहीं है, तो आप उस आदमी की इस छोटी सी कमजोरी का मजाक उड़ाएंगे या मजाक उड़ाने में शामिल हो जाएंगे अनजाने में। तो आपको मालूम नहीं होगा कि आप कहाँ पर पार्टनरिंग कर रहे हैं, क्राइम में आप पार्टनर बन रहे हैं। तो ये बात आपका जो लिसनर, व्यूअर, आपका जो ऑडियंस है, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है कि आप इस वक्त अब किस टेरेन पर निकल पड़े। तो ये जो एक बॉन्डेज है, एक जो ट्रस्ट है, ये इसी से बनेगा कि आपके इरादे असल में क्या है। एज ए कम्युनिकेटर आपके इरादे बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग के हैं, आपके इरादे किसी बनहौमी के हैं, या आपके इरादे सिर्फ एक सेल्फ डोमिनेंस, सेल्फ इंडल्जेंस इसके हैं। इंटरेस्टिंग। जब भी आप बात कर रहे थे, एक चीज़ आपने टच करी कि एक एजेंडा हो या प्री लिस्ट क्वेश्चंस हो, वो चलता नहीं है। और मैं आपको पहले बता रहा था, जो मेरा सीज़न 1 एंड सीज़न 2 था, मैं उसमें जाता था क्वेश्चंस लेके, और मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। जैसे आज हम बात कर रहे हैं, आज मुझे मज़ा आ रहा है, राइट? क्योंकि आज मेरा कुछ एजेंडा है ही नहीं, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, राइट? तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है जब भी आप नेशनल टीवी पे थे? आपको ये बनाना पड़ता था क्योंकि आपके होते होंगे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स कि क्या होने वाला है, हमारे पास इतने बड़े-बड़े दिग्गज आने वाले हैं, उनको भी कंफर्टेबल, उनको दिखाना पड़ेगा कि हम क्या पूछने वाले, नहीं पूछ। आपके ज़माने में ये होता था कि आपको ये प्री लिस्ट क्वेश्चंस या डिमेंशंस या एजेंडा डिफाइन करना पड़ता था? मैं इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट हूँ अनीस कि मैं अपने शो का गेस्ट कोऑर्डिनेटर,
अपने शो का रिसर्चर, उसका राइटर, उसका वॉइस ओवर आर्टिस्ट, उसका होस्ट, वाह! उसका प्रोड्यूसर, उसका सब कुछ मैं ही हूँ। अच्छा। अ, इस बात को कहते हुए अगर ये इसमें से ऐसा कुछ साउंड आ रहा है कि कोई सेल्फ बोस्टिंग का तो नहीं, नहीं। इसकी मुझे दर्द, इसकी तकलीफ भी रही कि अगर मेरी ये ज़िम्मेदारियाँ कोई बाँट ले, मसलन ये कि मेरे लिए एन नंबर ऑफ गेस्ट जैसे आपके लिए नाफिया कोऑर्डिनेट कर रही है, जी, मेरे लिए भी कोई कोऑर्डिनेट कर दे और बस मैं होस्ट की कुर्सी पर जाकर एक अच्छा-सा थ्री पीस सूट पहनकर और मेकअप टचअप लगाकर बैठ जाऊँ जी, और फिर मैं कुछ बातें करके उठ जाऊँ तो क्या कितनी बढ़िया बात होती है अगर देखें, मेरी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती कि मुझे ये नहीं सोचना होता कि गेस्ट को ये भी बताना है कि आप स्ट्राइप वाली शर्ट पहनकर मत आइएगा राइट। या फिर अपने घर का वो कोना हमको ज़रूर दीजिएगा जहाँ थोड़ा-सा नॉइज़ कम हो या क्या इस वक़्त पर जब आप हमको रिकॉर्डिंग के लिए बुला रहे हैं, उस वक़्त आपके यहाँ बहुत बार डोरबेल तो नहीं बजेगी। अब ये सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ेंगी ना। तो इस तरह से ये जो आपका सवाल है कि बहुत तरह से आपको कोई एडिटोरियल इंटरफेरेंस वो मेरे सामने कभी नहीं रहा। गेस्ट कौन होगा, उससे क्या पूछा जाएगा, कितनी देर बातचीत चलेगी, किन मुद्दों पर बातचीत चलेगी। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि हमारे एक बड़े फेमस बहुत मशहूर एक्टर मोहन आगाशे, डॉक्टर मोहन आगाशे हुए हैं, जी, अभी हैं, जिनको आप बहुत सारी मतलब मेन स्ट्रीम पॉपुलर फिल्मों में भी देखते हैं और आर्ट हाउस सिनेमा में तो देखते ही हैं, थिएटर में देखते हैं। वो बेसिकली तो साइकियाट्रिस्ट हैं, बहुत वर्ल्ड रिनाउंड माशा साइकियाट्रिस्ट हैं। तो अब मेरे सामने जब वो आकर बैठे तो मेरे सामने ये एक सवाल मेरे दिल में उठता है कि मैं उनसे उनकी एक्टिंग और ये जो फ़िल्म की जर्नी है उसके बारे में पूछूँ या साइकियाट्री के बारे में पूछूँ? और तब मुझे खुद ही इसका जवाब मिल जाता है कि उनके बारे में इस सब्जेक्ट पर यानी एज़ अ सेलिब्रिटी वो ज़्यादा एक्टर के बतौर मशहूर हैं, इसलिए बहुत सारे लोग तो उनसे उनकी एक्टिंग और उनके थिएटर और आर्ट के पैशन की जर्नी के बारे में पूछ ही चुके हैं और वो कहीं न कहीं मिल जाएगा। और अभी मौका है कि हम उनसे उनकी साइकियाट्री के उस करियर के बारे में और उस एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। तो आप उस एपिसोड को देखिए तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि डॉक्टर मोहन आगाशे से आप ये जानेंगे कि किस उम्र में वो पहला थिएटर उन्होंने किया या पहली फ़िल्म उन्हें कौन-सी मिली, वो सारे जवाब आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। जी, ज़्यादातर पूरा फ़ोकस मतलब उस पूरे शो का साइकियाट्री, मेंटल हेल्थ पर इंडिया में क्या चैलेंजेज़ हैं और कैसे हम मेंटल हेल्थ को एक नेशनल इश्यू कैसे नहीं मानते या हमें मानना चाहिए, इस बारे में वो बातचीत वहाँ पर मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने जो पूछा कि हमको कुछ सवालों की कोई एक लिस्ट मिलती है या कोई इंटरफेरेंस, तो मेरे केस में वो अभी तक तो नहीं है। अ, माशाल्लाह। तो ये अच्छा लगता है करके, हाँ। यू वर फॉर्च्यूनेट कि नहीं था क्योंकि मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोग जो करते हैं उनको ये प्री डिफाइंड लिस्ट मिल जाती है कि यही सवाल पूछना है और यही सवाल नहीं पूछना। अभी आपने एक चीज़ बताई कि आपको खुद को करना पड़ता था, सेलिब्रिटी शेड्यूलिंग उनके साथ रिसर्च और ये, तो एक शेड्यूलिंग का तो बहुत बड़ा मा ये मामला होता है, राइट? हमारा भी शेड्यूल्स हम अलाइन कर रहे थे हम दोनों के बीच में, राइट? और आपका ये शोज़ होते थे बराबर, एक शेड्यूल होते थे। जी। तो ऐसा स्ट्रेस होता था काफ़ी टाइम के अच्छा आज ही रिकॉर्ड होना है, शाम तक एडिट होना है, कल लाइव जाना है और कल एयर होना है। तो ऐसा हुआ है आपके साथ काफ़ी, जब ये आप रिकॉर्ड करते थे ये गुफ्तगू? देखिए, अनीस ये शुरू-शुरू में ही अंदाज़ा लग गया था कि ये जो टेलीविज़न प्रोग्रामिंग है कि जब 24 घंटे का चैनल चलेगा और जिसमें आपके नाम का एक स्लॉट है, तो वो खाली तो जा नहीं सकता। जी, तो हमेशा स्लॉट पे आपको प्रोग्राम तो देना ही होगा। जी, इसलिए उसके लिए बहुत एक प्रिपरेटरी टाइम उसमें बहुत लगता है और आज भी जब मैं शो के बारे में सोचता हूँ और आज भी जो कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत प्री प्लानिंग की ज़रूरत है और बहुत एडवांस प्लानिंग के साथ कई बार जो गेस्ट आपको आज हमारे शो में दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है वो 6 महीने पहले अप्रोच किए गए हों, कोई 8 साल पहले अप्रोच किए गए हों और वाह! 8 साल बाद रियलाइज़ हुआ हो और ऐसा भी हुआ कि अच्छा, 8 साल लगे आप गेस्ट को कंटीन्यूअस अप्रोच करते रहे, कभी वो ट्रैवल कर रहे हैं, कभी तबीयत ठीक नहीं है, कभी शूटिंग में है, कभी उनका दिल नहीं है, कभी वो बोलते हैं कि अभी कुछ रेलेवेंट नहीं है, कोई बात करने के लिए मेरी कोई फ़िल्म नहीं आई या मैंने कोई
कुछ ऐसा अचीव नहीं किया हाल के दिनों में, इसलिए जब मेरी फलां किताब आ जाएगी, तब जब मेरी वो एग्जीबिशन वहां लग जाएगी, तब हम लोग बात करेंगे। तो इस तरह से भी नोशन यही है कि लोग चूंकि गेस्ट के पास आमतौर पर इसलिए जाते हैं कि उनको कोई अवार्ड मिल गया तब उनके पास जाएंगे, या उनकी कोई फिल्म रिलीज हो रही है तो जाएंगे, उनकी कोई किताब आने वाली है तो जाएंगे, या कुछ ऐसा हुआ जब उसको मतलब उसको इवेंट से जोड़कर देखना। हम कहते हैं कि कभी भी कोई भी वक्त किसी से भी बात करने का इवेंट का मोहताज क्यों हो। जी, एक आदमी जो अपने एक किसी प्रोफेशन में 40 साल 50 साल से काम कर रहा है, तो उससे कभी भी बात की जानी चाहिए, बल्कि फौरन बात की जानी चाहिए, इससे पहले कि वो भूलने लगे, या एजिंग की वजह से किसी तरह के डिसइंटरेस्ट का शिकार हो, या कोहेरेंस में कोई इशू आए, या अप्रोचेबल नहीं रहे, बीमार हो जाए। इससे पहले आपको एज अ लीगेसी कीपर, एज अ ऑटोबायोग्राफिकल डॉक्यूमेंटेशन करने वाली एजेंसी के तौर पर आपको ऐसे सभी लोगों से फौरन से पेशतर जाकर मिलना होगा जो इम्पोर्टेंट लोग हैं। हाँ, ये जरूर है कि इसमें ये एक बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि जो लोग बहुत प्रैक्टिसिंग करेंसी में बिजी लोग हैं, उनके सामने नेचुरली बहुत ये होता है कि अगर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई टाइम विंडो मांगे तो वो कई बार उनको सूट नहीं करता। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी कंफर्ट के हिसाब से अपनी ज़रूरतों को एक तरह से रीडिज़ाइन करें, रीप्लान करें। इसमें एक ही चीज़ जो मिसिंग होती है, वो जो कि मैं भी हमेशा महसूस करता हूँ और आज भी महसूस करता हूँ, वो है कि अगर हम कोई एक सीज़न किसी एक पर्टिकुलर जॉनरा का बनाना जी, चाहें, तो वो नहीं बन पाता। जैसे अगर हमने सोचा कि हम इस साल 2018 की जनवरी से जून तक के महीनों में सिर्फ म्यूजिशियंस को लेंगे, उसमें क्लासिकल म्यूजिशियंस, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो सकते हैं, उसमें कंपोजर्स हो सकते हैं, उसमें पॉपुलर म्यूजिक के, उसमें इंडी पॉप के, तरह तरह के। हम अगर हम ये सोचें कि हम एक सीजन ऐसा अनाउंस करें जिसमें हम इस पूरे सीजन भर हम सिर्फ यंग बडिंग एक्टर्स को करेंगे, तो वो हमारे पास वो डिस्क्रिशन नहीं रह जाता। मतलब जी। उसके लिए आपके पास एक रोबस्ट गेस्ट कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी चाहिए जो आपके लिए इस काम को करके दे, इसको प्रायोरिटाइज करे। आप खाली अपनी विश लिस्ट रख दें और उसके बाद आप कहें कि ऐसी जो फीमेल मेकअप आर्टिस्ट, या आपने कहा कॉस्ट्यूम की दुनिया में वो लोग जो गुजरात से आए, हम उस पर एक सीजन करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत एम्बिशियस एक सीजन हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ अकेले मेरे बस का नहीं है कि मैं शो का रिसर्च भी करूं, पढ़ाई भी करूं, और ट्रैवल भी करूं, और एज अ होस्ट उनके सामने बैठूं भी। तो मल्टीटास्किंग अच्छी चीज है, लेकिन उससे सीजन प्लान करना ये एक मुश्किल काम हो जाता है। आपने यू नो एक काफ़ी चीज़ों पे टच किया जो मैं हर रोज़ गुज़रता हूँ, और आपने नाफिया का नाम लिया है। नाफिया मुझसे 1.5 साल से जुड़ी हुई है अभी। लेकिन वो पहले के 2 साल थे, पहले के 2 सीज़न्स थे, उसमें मुझे सब करना पड़ता था, और मैं जो आप बोल रहे हो कि शेड्यूलिंग और वो करना, काफ़ी मुझे भी प्रॉब्लम हुआ करता था कि मैं एक अकेला इंसान था जो सब करता था। अभी टीम है, नाफिया है जो हेल्प करती है मुझे। उसका मैं काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो वो सपोर्ट है, सो दैट इट हेल्प्स मी ऑन अ डे टू डे बेसिस। बट एक 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 दूसरे पहलू पे चलते हैं कि जब भी आप गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपने तो काफ़ी और चीज़ें भी कर चुके हैं। आपने जैसे बताया कि रेडियो मेरा पहला प्यार था, और आपने आज मीडिया को एक इवॉल्व होते हुए देखे हो। आपने जब ये रेडियो था इंडिया में, और अभी टीवी आया, जब ये आपने बताया कि एक ही दूरदर्शन चैनल थे, फिर काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए, अभी तो ओटीटी है, यूट्यूब है, पॉडकास्ट है। आपके नज़रिए से ये मीडियम्स जो इवॉल्व हुए हैं, ह जैसे अभी आज आपके जैसे गुफ्तगू शो को आज पॉडकास्ट के नज़रिए से देखा जा रहा है। बट आपके नज़रिए पे वो टाइम पे ये जो शोज़ थे, वो क्या नज़रिए से कोई देखता था? जैसे ऑडियंस है, उन्हें क्या नज़रिए से देखते थे? आज काफ़ी अलग नज़रिया हो गया है ये चीज़ों का, और ऐसे नहीं कि डेढ़ 3-4 घंटे के भी पॉडकास्ट है आज। आपने जैसा हसीन अनसीन में बात किया, 5 घंटे का आपका एक पूरा सीरीज़ है। तो आपके टाइम पे वो शोज़ को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, तो मुझे वो चीज़ पे टच करना है कि वो क्या थे, और वो
कमर्शियल नहीं थे, वो मूवीज़ नहीं थे, लेकिन एक टीवी सीरीज़ भी नहीं थे, बट एक गुफ्तगू था। तो वो टाइम पे स्ट्रगल्स क्या थी और वो ऑडियंस का क्या नज़रिया था आपकी तरफ से, वो शो की तरफ? हाँ, उस पर आऊँगा, उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। आपने चूँकि नाफिया का नाम लिया जो अभी कुछ पिछले सीज़न से आपके साथ कर रही हैं। मेरे साथ भी जो टीम ख़ास तौर पर पोस्ट प्रोडक्शन में हमारे शो में बहुत एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि जब हम गेस्ट का एक इंट्रोडक्शन बनाते हैं, बेशक वो 2 मिनट, ढाई मिनट का ही हो, हुँ, लेकिन उन 2 ढाई मिनट में एक तरह से इस तरह एनकैप्सुलेट करना है इन्फॉर्मेशन को, जिसमें वो सारी बातें जो आगे कॉन्वर्सेशन में नहीं होंगी किसी वजह से, हो सकता है उनको कोई पद्मश्री का कोई अवार्ड मिला हो या कोई नेशनल फिल्म अवार्ड मिला हो या या कोई और अचीवमेंट्स हो सकता है कि वो कॉन्वर्सेशन के बीच वो बातें ना आई हों, तो वो सारी इंफॉर्मेशन एक 2 ढाई मिनट के, तो वो एक तरह का ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन है जो अपने आप में एक बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है, लेकिन फिर वो व्यूअर को ये एक पेग देता है कि अब वो किस आदमी के साथ ये कॉन्वर्सेशन आगे सुनने जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि साइकियाट्री में आपकी प्राइमरीली कोई दिलचस्पी हो, लेकिन या ऑर्निथोलॉजी में हो, लेकिन अगर आप चिड़ियों के बारे में दिलचस्पी रखते हैं और जी। पक्षी विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको 2 ढाई मिनट में पक्षी विज्ञान के बारे में एक एनकैप्सुलेटेड जानकारी मिल जाती है। तो इसमें हमारी चाहे वो पोस्ट प्रोडक्शन की टीम हो या हमको प्रोडक्शन में असिस्ट कर रहे जो साथी लोग हों, बहुत सिंसियरली, बहुत प्यार से, इस ज़िम्मेदारी से इस काम को करते हैं। इस शो को की स्पिरिट को और ख़ास तौर पर इसका जो इम्पैक्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए वो उनकी प्लानिंग होती है। दूसरी तरफ जो हमारे साथ टेक्निकल टीम है, जो उसका लुक एंड फ़ील और लाइटिंग और फ्रेमिंग और प्रेज़ेंटेशन को प्लान करते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एक टीम है। मैं बहुत बार इतना फॉर्च्यूनेट नहीं होता हूँ कि हर बार मुझे वही टीम मिले, लेकिन कुछ वर्षों से ऐसा हुआ कि एक थोड़ी कांस्टेंट सी टीम हमारे पास है, जो जब मैं ये कहता हूँ कि कहीं इसमें बड़बोलापन ना साउंड करे, इसलिए मैंने इस बात को रजिस्टर करना ज़रूरी समझा कि ये ठीक है कि इस शो का पीर, बावर्ची, भिश्ती खैर मैं हूँ, जी। लेकिन फिर भी एक टीम है जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और फिर हमारे ऑडियंस जो कहीं पर भी मैं बहकने पाऊँ, तो उसके लिए वो बीच-बीच में हमको डायरेक्शन में लाते रहते हैं। तो ये तो हो गई जो पीछे एक मिस की हुई कोई बात थी, उसको मैंने यहाँ कहा। आपका जो ये पूछना है कि ख़ास तौर पर ये बदलते हुए मीडियम के केस में, अब उतना भी नहीं मैं कहूँगा कि मैं कोई चांदी या तांबे के सिक्कों के ज़माने में पैदा हुआ, तो मैं आपको कोई ऐसी बात बताऊँ। मोटा-मोटी हम लोग एक ही दौर में हैं, और जी। ये वाला जो ख़ास तौर पर बदल रहा है, ख़ास तौर पर इसलिए बदल रहा है कि इसमें अब व्यूअर अब कमांड करने लगा। पहले टेलीविज़न पर इतने बजे शो आएगा, तो आप बंधे हुए थे कि अगर आपने 9 बजे का शो मिस कर दिया, तो अब आपको वो शो कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब और जो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके आने के बाद अब व्यूअर इतना एम्पावर्ड है कि अब वो ये तय कर सकता है कि वो किस चीज़ को कब देखेगा और बार-बार देखेगा, और उसे डाउनलोड करके अपनी रिपॉजिटरी में रखेगा। तो इस तरह से अब व्यूअर उतना हेल्पलेस नहीं है। हालाँकि दोनों की अपनी खूबसूरतियाँ थी, अगर देखिए। जी। कहा जाता था कि रेडियो पर सिर्फ़ एक बार बोला जाता है। एक बार बोला जाने की एक ब्यूटी ये भी थी कि आपको अटेंटिव रहना है, आपको एंगेज्ड रहना है। आपको मालूम है कि अगर रेडियो से कोई एक छोटा ड्रामा प्ले हो रहा है, तो वो कब दोबारा प्ले होगा, इसका कोई शेड्यूल आपके पास नहीं होता था। या न्यूज़ जा रही है, तो आपको न्यूज़ में भी ध्यान देना पड़ता था। तो वो एक जो अटेंशन का, जो एंगेजमेंट का जो कॉन्सन्ट्रेशन है, वो बदल गया। तो एक तरफ वो अच्छा भी है और दूसरी तरफ बुरा भी है, मैं कहूँगा। बुरा इस मामले में कि आप एक चीज़ को आज, जब आपके पास उसको रिविज़िट करने की अपॉर्च्युनिटी और मौके हैं, तो आप कई बार उसको कुछ और काम करते हुए भी देख लेते हैं। जी। मिसाल के तौर पर अगर आप बिंज वॉचिंग भी कर रहे हो, तो आप उसको सीख बार को आगे पीछे करके, बिना जो न्यूएंस्ड कोई चीज़ अगर किसी ऑडियो विजुअल ईडियम में कही जा रही है, उसको देखे बिना आप आगे बढ़ जाते हैं, और इस तरह से आप जो मेकर्स हैं, उनको लेकर थोड़ा अनजस्टफुल होते हैं कि एक-एक फ्रेम को किसी डायरेक्टर ने या एडिटर ने या क्रिएटर ने एक-एक फ्रेम को करके बनाया। आपके लिए वो एक सीख बार से आप उसकी एक तरह से मर्डर कर देते हैं। तो हाँ, तो इस तरह से अगर आप देखिएगा, तो यूज़र्स बिहेवियर के बदलने और टेक्नोलॉजी ने
जो हमको अपॉर्चुनिटीज दी है, उससे बहुत सारी चीजें बदल गई। उस बदलने में एक चीज और हुई, वो है लॉन्ग फॉर्म का एक इमरजेंस। राइट। लॉन्ग फॉर्म के इमरजेंस के पीछे जब मैंने शो शुरू किया तो ये बात अक्सर कही जाती थी कि अरे आप कहाँ 1-1 घंटे की कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, लोग तो 2-2.5 मिनट से ज्यादा देखते नहीं है, और आजकल तो अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है। जबकि इस बात को जैसे ही धीरे 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 परसिस्टेंटली आपने प्रैक्टिस किया, तो आज एन नंबर ऑफ पॉडकास्टर्स, इंटरव्यूअर्स, कंटेंट क्रिएटर्स पैदा हो गए हैं, जो इस बात को मेरे किए हुए काम से भी रोशनी लेते हैं कि हाँ, ये काम हो सकता है, इसके टेकर्स हैं, इसका कोई वैल्यू है, और वो अपने चाहे कोलैबोरेटर्स को या अपने स्पॉन्सर्स को कन्विंसिंगली ये बात बता पाते हैं कि वो एक ऐसी चीज क्रिएट करने जा रहे हैं जो बरसों से गुफ्तगू या इस तरह के शो में होती आई है। तो लॉन्ग फॉर्म को एस्टेब्लिश करना, या कहिए एक तरह से सेंटर स्टेज देना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा कि डिपार्चर है हम लोगों के पूरे कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस में, क्योंकि किसी बात को पूरी तरह से कहने से ही वो बात ज्यादा दिल में उतर पाती है। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि अनीस मर्चेंट एक पैदा हुए दुबई में, और फिर उन्होंने एक ऐसा पॉडकास्ट चैनल बनाया और उसके बाद उसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए, मैं अगर एक सरफेस लेवल पर एक सिर्फ वन लाइनर डालूं तो ये मेरी लाइफ में कुछ मूव और शेक करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, सिवाय इसका एक गिमिक है। मतलब वो अनीस मर्चेंट मेरे लिए एक कहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड एक आदमी जो मिराकुलस आदमी है नहीं। अगर हम अनीस मर्चेंट की इस पूरी प्रोसेस को थोड़ा समझें, तो आपका जो व्यूअर है या जो भी तीसरा आदमी, वो एम्पावर्ड होगा कि अनीस मर्चेंट अगर कर सकते हैं इन सर्कमस्टांसेस में, तो मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने ये वाले स्टेप्स लेकर इसको अचीव किया, मैं ये दूसरे वाले को लेकर अचीव कर सकता हूँ। तो कम्युनिकेशन की इस पूरे इकोसिस्टम में एक जो मेजर शिफ्ट है, वो है टेक्नोलॉजी का इस तरह से एम्पावर करना अपने व्यूअर्स को कि अब वो खुद कमांड कर सकते हैं, वो खुद कंटेंट को एक तरह से रिविजिट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि कंटेंट क्रिएटर पर एक सीन अनसीन दबाव डाल सकते हैं कि वो एक खास तरह की उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए आगे आए। तो जब ये आप जो बात कर रहे थे, सो एप्टली बात कर रहे थे, ये अटेंशन स्पैन जो मैं सुनते रहता हूँ काफ़ी, आज अटेंशन स्पैन कम हो गया है, स्पेशली जो न्यू जनरेशन है उनका अटेंशन स्पैन 10 सेकंड 12 सेकंड है, बट वही जनरेशन आज लॉन्ग फॉर्म कंटेंट सुन रही है। बिल्कुल। और आज हमारा भी शो पे जब हम वो देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स, जो हमारा जनरेशन जो आ रहा है सुनने को, वो 18 to 30 वाले ही, विच इज सरप्राइजिंग। जो आप बता रहे थे कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की जगह है, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ही चलते हैं, हाँ चलते हैं, उसका भी एक टाइम है, बट अगर जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होती है उस पे टाइम दिया जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग के ऊपर मुझे एक सवाल था कि जैसे मूवीज हर फ्राइडे रिलीज होती है, तो मूवीज का होता है कि ब्लॉकबस्टर हो गए। आपके ज़माने में जब भी आप गुफ्तगू रिलीज करते थे, तो आपके टाइम कि ये शो हिट हो, तो अभी हर शो को हिट करना इम्पॉसिबल होता है, राइट? तो आप जब भी प्रोग्राम करते थे, आप जब भी स्क्रिप्ट करते थे, जब भी आप वो शो को डायरेक्ट करते थे, और अभी भी करते हो, और आप रेडियो पे भी थे, तो वहाँ पे वो टाइम पे और अभी आपको कुछ शिफ्ट लगता है कि नहीं, हर शो हिट नहीं होना चाहिए ज़रूरी, एक स्टोरी है, एक सिलसिला है? बिल्कुल, मैं इसको हिट और मिस के पैराडाइम में रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि जब मैं ये सुनता हूँ कि एक आईटी प्रोफेशनल बैंगलोर में, और ऐसे बहुत सारे मेरे पास मेल आते हैं जी। और बाद में तो फिर फोन और ये सब जब से आप इंस्टाग्राम और ट्विटर के डीएम में भी अपने व्यूअर्स को एंटरटेन, मेरे साथ ये है कि अगर कोई भी एक अनजान व्यूअर भी मुझे अप्रोच करता है, तो मैं उसको रेसिप्रोकेट अपनी कैपेबिलिटी पर जरूर करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कुछ सोचकर, कुछ उसकी जिंदगी में मेरे शो ने कुछ टच किया है उसको, तभी वो वापस मेरे पास आया है, वरना इतनी तरह के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो सबके मेल बॉक्स में तो नहीं जा रहा होगा। और मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि लोगों ने ये कहा, या जो मेरे पास मेल और जो कम्युनिकेशन पहुंचता है, कि यू मेड आवर लाइफ लिवेबल
ये एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो मैं सोचता हूँ कि ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरे किसी काम से किसी आदमी की एक लाइफ में कोई होप पैदा हो जाएगी। तो ये हिट और मिस से बाहर ये एक ऐसी चीज है जब आप किसी की जिंदगी को इस तरह बदल देते हैं कि वो किस वक्त किस मूड में किस टाइम जोन किस लाइफ के पड़ाव पर था या थी, और तब आप पाते हैं कि अपने जिंदगी के 9-10 घंटे ऑफिस में गुजारने के बाद रात के 3 बजे एक आपका व्यूअर आकर के मेल लिख रहा है कि अभी मैंने टॉम अल्टर का 1.5 घंटे का खत्म किया है और अब मैं शुरू कर रहा हूँ शबाना आजमी का। तो अभी मुझे मालूम है कि अभी उसकी ड्यूटी के बाद उसे आराम करना चाहिए, जबकि वो इतना एनग्रॉसिंग एक्सपीरियंस उसको वो कुछ मिल रहा है जिससे वो सो नहीं रहा है। तो इस तरह अगर मैं ये देखूं कि हिट और मिस में अगर डिवाइड कर दूं तो बहुत सारा ऐसा काम तो मुझे करना ही नहीं चाहिए जी। जिसमें अगर फुटफॉल नहीं हुआ, आई बॉल्स नहीं आए, तो मुझे वो काम करना ही नहीं चाहिए। तो मैंने इससे तो निकाल दिया अपने आ, आ, इरादे को कि कोई चीज मिस है और या कोई चीज हिट है, क्योंकि जब मैंने कहा कि हर कहानी एक स्पेशल कहानी है, और कौन सी कहानी आपके किस लिसनर के लिए कोई एक टेक अवे होगी, ये आप उसके जज अभी नहीं हो सकते। जब तक आप उसे करके, जब आप उसे प्रपोज नहीं करेंगे, जब आप उसको सामने नहीं लाएंगे, तो उस कहानी को वो खुद समझ नहीं सकता। जैसे कि मैंने एक सड़कों के किनारे एक साइन बोर्ड पेंटिंग करने वाले लड़के से बातचीत की। अच्छा। तो हाँ, तो अब वो एक ऐसी दुनिया वहां पर खुलती है अभी तो, और भी जबकि सड़कों के किनारे जो राइटिंग है वो तो बहुत कम हो गई जब से ये फ्लेक्स प्रिंटिंग और ये सब डिजिटल प्रिंटिंग का इकोसिस्टम बना। वो किस तरह किन मुश्किलों में अजनबी लोगों की दीवारों पर लिखते हैं और लिखने के बाद उसको नाप करके उसके फोटोग्राफ करके अपनी एजेंसी को भेजते हैं, और एजेंसी वाला जब तक वेरीफाई नहीं कर लेगा कि हाँ वो इतने स्क्वायर फुट लिख दिया गया, तब तक उसको पेमेंट नहीं होगा। बाय द टाइम अगर जिसकी दीवार पर लिखा गया है उसने अगर उसे मिटा दिया या उसको डिफेस कर दिया, या किसी दूसरी कंपनी ने आके उसके ऊपर लिखवा दिया किसी सीमेंट का नाम या किसी दवा का नाम या किसी प्रॉपर्टी डीलर रियल एस्टेट का नाम, तो वो उनकी जिंदगी के क्या स्ट्रगल्स है। अब अगर मैं ये सोचूं कि ये तो हिट होने वाला नहीं है, तो फिर मैं इस कहानी को कभी कहूंगा नहीं, और तमाम ऐसे लोग उससे महरूम रह जाएंगे। ऐसे लोग जो इस प्रोफेशन को लेकर किसी भी तरह की क्यूरियोसिटी उनके दिल में है और खुद उस प्रैक्टिस करने वाले उस प्रोफेशन के, वो महरूम रह जाएंगे। तो हम इस तरह से ये जो हिट और मिस का जो रैट रेस है वो तो कंज्यूमरिज्म से जुड़ी हुई है। तो और यही वो लोग हैं जो इस मिथ को फैलाते हैं कि ये चीज देखी जाती है और ये चीज नहीं देखी जाती। इसीलिए आप देखिएगा कि चाहे वो वेब सीरीज हो या टीवी सीरीज हो या सिनेमा हो या कोई भी पॉपुलर कंटेंट, क्योंकि वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव होता है, इसलिए वहां बहुत वो तौल कर और इस तरह से उनकी मार्केटिंग की टीम के लोग पहले से एक प्री एज्यूम्ड एक दुनिया आपके सामने रखते हैं कि ये चीज चलेगी और ये चीज नहीं चलेगी। जबकि आपको मालूम है कि जब एक बार कोई चीज बन जाती है तो वो अपने आप में एक ऐसा एक्सपीरियंस आपके सामने पेश करती है कि जो लोग ये कह रहे थे कि ये चलेगी और वो नहीं चलेगी, वो खुद भी रेट्रोस्पेक्टिव में अगर देखें तो उन्हें ये बातें नहीं कहनी चाहिए। मैंने बोला था कि ये पूरा सेशन मास्टर क्लास होने वाला है, लेकिन और ये मुझे चालू ही रखना है, तो मैं और कुछ सवाल है मैं यही चीज़ पे पूछूंगा आपसे। जब भी आपने रेडियो किया और आपने जब भी टीवी किया, उसमें खाली एक में आवाज़ थी और एक में आपका चेहरा था और एक में आपका एक बॉडी लैंग्वेज था। जब भी आप रेडियो करते हो, और मुझे जानना है आपसे क्योंकि आपने रेडियो कर चुके हैं, उसमें बॉडी लैंग्वेज का कितना how much you have to apply to it so that your expressions are better. क्योंकि एक खाली अगर आप आवाज से एक्सप्रेस नहीं और सामने वाले को एक जो आप अटेंटिव की बात कर रहे थे, वो अटेंशन आप ग्रैब कैसे कर सकते हो विद बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो, तो वो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो चीज के ऊपर? चूंकि अनीस मैं खुद भी वॉइस ट्रेनिंग और डिक्शन और स्पीच और प्रेजेंटेशन के क्लासेस और कोर्सेज यहाँ चलाता हूँ, तो ये बातें मैं सब स्टूडेंट से कहता हूँ कि और ये सब लोग जानते हैं इस बात को कि एक कोई चीज आप देख ना रहे हो और आपके इमेजिनेशन में उसे क्रिएट किया जाए। तो रेडियो का जो पूरा का जो प्रैक्टिस है वो आप बिना किसी विजुअल सपोर्ट के आपको
आपको एक लिसनर के दिमाग में उसको एक दिमाग में चलने वाला एक थिएटर या दिमाग में उसके इमेजिनेशन को ट्रिगर करना, ये आपका एक एजेंडा होता है। ज़रूरी नहीं है उसमें थिएटर की तरह कुछ जेस्चर्स और पोस्चर्स का कोई रोल हो। हाँ, ये आपके जो लैरिंग्स और फेरिंग्स और जो आपका पूरा वोकल फैकल्टी है, वो काम करेगी और एक सर्टेन डिस्टेंस पर माइक्रोफोन के साथ एक सर्टेन डिस्टेंस के साथ ही आप इस खेल को करते हैं। जी। और इसको करने के लिए आप जिस सब्जेक्ट पर प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर उसका एक, मैं कहता हूँ कि एक कॉन्फिडेंट ढंग से उस सब्जेक्ट पर रहते हुए, अगर आप उसे सिर्फ किसी पेपर में लिखी हुई स्क्रिप्ट की तरह बोलें तो वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप उसे एक उसके अंदर किसी तरह का कोई इमोशन और कोई थिएट्रिक्स पैदा करना चाहते हैं, तो उसके अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर आपको होना पड़ेगा। तो जो काम थिएटर में बॉडी या पोस्चर जेस्चर्स करते हैं, वो जिम्मेदारी आपको उन शब्दों के भीतर और वो शब्द जिन विषय के भीतर हैं, उसमें से गुजरते हुए इसको करना पड़ेगा। जाहिर है कि आवाज उसका सबसे बड़ा टूल है, इसलिए वो आप हैं जो उसमें बहुत एक पर्सनलाइज्ड टच उसमें डालते हैं। और अगर आप ये देखिएगा कि लिसनर, खासतौर पर अगर उसने ईयर प्लग लगाया हुआ है और अगर आपने उसके साथ कनेक्ट करना शुरू किया, तो कई बार ऐसा होता है, अगर आप ईयर प्लग लगाकर कोई प्रोग्राम सुन रहे हो तो सिर्फ आप होते हैं और आपका प्रेजेंटर होता है। इसलिए टेलीविजन के इतने सब बूम के बावजूद रेडियो के जो जादूगर आवाज के हुए, वैसी जो स्टार जो हैसियत बहुत सारे लोगों को नहीं मिली। आज भी उसके लिए वो तरसते हैं कि वो एक जो 1 to 1 कनेक्ट है, क्योंकि वो एक ऐसा कनेक्ट है जो बिल्कुल सिर्फ 2 लोगों के बीच है। वो टेलीविजन की तरह वो एक पब्लिक एक्सपीरियंस नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपको मालूम है कि 4 दूसरे लोग भी टीवी सुन रहे होते हैं, आप मतलब देख रहे होते हैं। लेकिन अगर आप रेडियो पर, खासतौर पर अपने किसी हैंडसेट के साथ अकेले किसी जगह पर बैठे हुए हैं या रात में इसको सुन रहे हैं, तो सिर्फ आप होते हैं और आपका प्रेजेंटर होता है, और उसके साथ आपका ऐसा 1 to 1 का एक रिलेशन बन जाता है कि जैसे आपका कोई वो रिश्तेदार है, वो आपका कोई बहुत अपना है। तो ये कर आप इसलिए पाते हैं क्योंकि आप हमेशा बहुत स्पेशल होते हैं उसके लिए, और उस स्पेशल में आप कुछ पोज नहीं कर रहे होते हैं कि हर बार आप कोई एक नया मिमिक नहीं कर रहे होते हैं। जो होते हैं वो आप होते हैं। तो वो जो आपका जो एक बहुत पर्सनलाइज्ड एक रिलेशनशिप है आपके लिसनर के साथ, वो एक अलग तरह का बॉन्ड है। जबकि टेलीविजन यानी ऑडियो विजुअल के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो आपको एक से ज्यादा चीजें आपके ऊपर आ रही होती हैं। मतलब उसमें बहुत सारे विजुअल एलिमेंट्स होते हैं, उसमें सोनिक डिस्टर्बेंसेस या डेकोरेशंस होते हैं। तो आपका जो एक पर्सनलाइज एक व्यूअर के तौर पर एक कनेक्ट होता है एक किसी ऑडियो विजुअल कंटेंट के साथ, वो वैसा नहीं होता है जो रेडियो के साथ होता है। तो ये एक बेसिक फर्क मैं देख पाता हूँ। प्रोडक्शन करते हुए भी मुझे समझ में आता है कि प्रोडक्शन में अगर मैंने सोचा था कि मुझे इस एंगल से रखा जाए, ये दिखाया जाए, मैं गेस्ट को इस प्रोफाइल में देखना चाहता हूँ, लेकिन उस वक्त जो सेटिंग थी उसमें कैमरा दूसरे एंगल पर ही लगाने की कोई मजबूरी थी। तो इसमें आप बहुत सारी क्रिएटिव डिसीजंस को विड्रॉ करते हैं फॉर द सेक ऑफ टोटल एक्सपीरियंस, जब आप एक टीम के साथ काम कर रहे होते हैं। तो बेसिक अगर फर्क देखें इसमें रेडियो प्रोग्रामिंग और टेलीविजन प्रोग्रामिंग में, तो वो एक टीम के एक कोलैबोरेटिव काम और एक बहुत एक इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड काम के एक्सपीरियंस का डिफरेंस है। इंटरेस्टिंग। अभी आपने कुछ बात की कि आप ट्रेनिंग सिखा रहे हो, आप वॉइस ओवर एंड डिक्शन पे आप काफ़ी लोगों को सिखा रहे हो। आप इरफानियत भी कुछ चीज़ है आपकी, जो आप ट्विटर पे बात करते हो काफ़ी चीज़ों के बारे में। तो अभी आप क्या चीज़ों से सराउंडेड हो? क्या-क्या कर रहे हो आपकी ज़िंदगी में, इरफान जी? अनीस भाई, तो ये जब मैंने ये देखा कि ये जो कहानियाँ हैं और वो कहानियाँ सिर्फ सेलिब्रिटीज़ की ही क्यों कही जाए, ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं जो आपके कोई फैमिली एल्डर्स हो सकते हैं, जी। आपके
किसी कंपनी के सीईओज और फाउंडर्स हो सकते हैं, वो क्यों डिप्राइव्ड रहे हैं? इसलिए कि उनको सेलिब्रिटी नहीं माना जाता, जबकि उनके पास किसी भी सेलिब्रिटी से कम की सक्सेस स्टोरी नहीं है। और सक्सेस वर्ड निकाल भी दें तो वो स्टोरी है अपने आप में, एक आदमी की लाइफ के बनने और यहाँ तक पहुँचने की एक बहुत स्पेशल स्टोरी है। और अभी मैं देखता हूँ कि ख़ासतौर पर ये जो कंज्यूमरिज्म के बढ़ने के बाद और ऐसे एफ्लुएंट लोगों के घर में एक बहुत क्राइसिस मैं पाता हूँ। ऐसे अमीर खाते-पीते लोग जो अपने फैमिली एल्डर्स को एक तरह से वेजिटेटिंग स्टेट में छोड़ चुके हैं। और ये कहानियाँ भी हम लोग सुनते हैं जिसमें लोगों को ओल्ड एज होम्स में छोड़ दिया जाता है। अगर ओल्ड एज होम्स में ना भी छोड़ा गया एज एन इंस्टीट्यूशन, तो घर ही ओल्ड एज एक तरह से कॉर्नर्स बन गए। तो अगर आप ऐसे घरों में जाइए, जो कि मेरा बहुत आना जाना रहता है, ऐसे लोगों के यहाँ जिनके दादा या जिनके फादर अब वो 80 प्लस के हो गए, लेकिन घर में अब उनसे कोई बात नहीं करता, उनके लिए कोई एक केयर टेकर रख दिया गया है, या उनका घर एक अस्पताल की तरह बना दिया गया है, एक नर्स भी रहती है, और मतलब 4-4 5 मतलब ऐशो आराम की सारी चीज़ें वहाँ हैं, लेकिन उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। उनको एक स्पेशल फ़ील कराने वाला नहीं है। तो अभी मैं इसी सर्विस में लगा हुआ हूँ कि ऐसे लोग जो चाहते हैं कि उनके फैमिली एल्डर्स के साथ मैं, जो कि देश के तमाम हूज़ हू के साथ बातें करता हूँ, वो उनके फैमिली एल्डर्स, उनके कंपनी सीईओज़ या फाउंडर्स या ऐसे लोग जो लीगेसी कीपिंग की एक जिम्मेदारी जिनके पास है, वो करने की अभी काम में मैं लगा हुआ हूँ। तो मेमोरी वाला नाम से एक फोरम है हमारा, जो इस काम को करता है। जो हमारे पास बहुत एक स्पेशलाइज्ड लीगेसी कीपिंग की एक सेंसिबल टीम है, रिसर्चर्स हैं और प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के लोग हैं, जो आपके लिए एक स्पेशलाइज सर्विस आपको ऑफर करते हैं। उसकी एक सर्टेन फीस है, एक अफोर्डेबल फीस मैं कहूँगा कि मतलब ज़ाहिर है कि वो एक प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक ऐसा काम है जिसमें लोग भूल जाते हैं कि हमारे दादा कैसे बोलते थे, कैसे जोक क्रैक करते थे, कैसे अपनी ज़िंदगी के कुछ हाई लोज़ बताया करते थे, उनकी आँखों में उस वक़्त क्या इमोशंस और क्या भाव आया करते थे। तो ये सारी चीज़ें आज आपको ये जो पूरा डिजिटल प्रोडक्शन इकोसिस्टम है, वो एम्पावर करता है कि आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं और उसको अपने लेवल पर डिसेमिनेट कर सकते हैं। आप अपनी किसी कंपनी के किसी एनुअल फंक्शन में एक बड़े बिग प्लाज्मा स्क्रीन पर उसको दिखा सकते हैं। 400, 500, 1000 लोग बैठकर एक साथ आपके फादर की या फादर इन लॉ की या ग्रैंडफादर की या व्हाटएवर जो भी आपके फैमिली एल्डर्स हैं, उनकी, इवन यंग लोग भी जिनके पास कहने को बातें हैं और कहानियां हैं, वो कहानियां मुझे बता रहे हैं और वो जो कमीशन कर रहे हैं वो उसको एक अपनी पर्सनलाइज्ड एक ट्रेजर का हिस्सा मानते हैं, उसको भी बहुत पर्सनलाइज्ड नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं। उसको वो कोई यूट्यूब पर वायरल होने के कंटेंट के इरादे से नहीं बनाते हैं। तो एक तरह से जो लीगेसी कीपिंग सेलिब्रिटी की दुनिया में अभी तक चल रही है, वही रेप्लिकेट कर रहा हूँ इस दुनिया में, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो लैंग्वेज है, जो वैल्यूज हैं, वो बहुत तेजी से हमारे हाथों से मिस होती जा रही हैं, छूटती जा रही हैं। और इस काम को वो लोग बहुत जिम्मेदारी से समझते हैं जिन्होंने इस बात को समझा है कि हमारे घर में हमारा ये जो इतना बड़ा एम्पायर है, वो हमारे फैमिली एल्डर्स के जरिए ही हम तक मिला है। तो एक तरह का रिस्पेक्ट, उनको एक स्पेशल फील कराना, उनको एक ट्रिब्यूट। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो बीमार हैं, बूढ़े हैं, भूलने लगे या मर गए, तो उसके बाद खुदा न खास्ता आपके पास एक उनकी चलती फिरती बोलती एक पूरी दुनिया मौजूद होती है, जो आप उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनको या उनके कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, अगर आपको बताना है कि मेरी कंपनी के सक्सेस या क्वांटिफाई होने की रास्ते में क्या मेरा अपना पर्सनल अप्रोच था, तो वो तो आप ही बता सकते हैं। या तो आप किसी आर्टिकल में लिख सकते हैं या किसी इंटरव्यू में बोल सकते हैं, वो तो एक चीज हुई, वो तो एक प्रिंट फॉर्म में हुआ। लेकिन जब आप खुद कैमरे के सामने मुझसे बातें करते हुए बताते हैं, तो आप ये बताते हैं कि ये सिर्फ कोई एक किताब में लिखी हुई बात नहीं थी, बल्कि मैंने इसको खुद अचीव किया और इन उतार चढ़ावों से होते हुए और मेरे अपने पर्सनली अचीव्ड इन कन्विक्शंस की वजह से। वो तो ये वाला एरिया है जो मैं भी कर रहा हूँ, जो आपने पूछा।
नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है एंड हम लिंक डाल देंगे वो मेमोरी वाला का ये शो ज़रूर। नोट्स में। सो जी, इफ़ पीपल आर इंटरेस्टेड, मैं यही सोच रहा हूँ कि आज मेरे डैडी नहीं है और गुज़र के उनको काफ़ी साल हो गया है, लेकिन अगर ऐसा कुछ सर्विस रहता था तो आज हम उनको याद करते हैं काफ़ी बैठ के, लेकिन ऐसी कुछ सर्विस रहती तो वो यादें रहती हमारे जो पास आपने बहुत। बात कही यही बात मुझको सबसे सुनने को मिलती है। मतलब जो भी जिसके सामने भी ये बात रखूँ कि अब जी, मैं ये कर रहा हूँ, बहुत लोग खुश होते हैं कि सचमुच ये काम कितना ज़रूरी था और हम लोग देखिए, अगर वैसे भी देखिए तो हम अपनी ही दिलचस्पी की उन चीज़ों के बारे में इस तरह एक ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल्स के साथ जी, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हम सुनने को कितने तरसते हैं। मतलब अभी जब हम और आप इस चर्चा में शामिल हैं, तो कम से कम मैं कह सकता हूँ कि मेरी एक अनीस भाई के साथ एक बातचीत है, जो जी, वो फला जगह पर है, आज से 10 साल बाद है, आज से 50 साल, 100 साल बाद है। जब तक जी, ये टेक्नोलॉजी है, तब तक वो एक्सेसिबल है। तो आप सोचिए कि आज से 20 साल पहले, आज से 30 साल, 40 साल पहले, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप आज मुग़ल आज़म के आसिफ की एक लंबी कॉन्वर्सेशन नहीं अगर आपके पास है, जी, कि वो मुग़ल आज़म का इरादा फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसे कहते हैं, हम तो नहीं जानते, जी, हम सुनी सुनाई बातें सुन रहे हैं कि मुग़ल आज़म उन्होंने बनाई और वो एक इतनी बड़ी फिल्म थी और इस तरह से वो, तो कुछ बातें आपको यहाँ वहां से हियरसे से सुनने को मिलती है, लेकिन खुद जब जब फिल्म का फॉर्मेट था, तो क्यों नहीं उनके साथ एक लंबी बातचीत की किसी ने। जी, मतलब वहां पर कोई इरफान क्यों नहीं था, कोई अनीस मर्चेंट वहां क्यों नहीं था, जो बैठा था के आसिफ को कि भाई तुम्हारी फिल्म जिस कैमरे से शूट कर रहे हो, उसी कैमरे पर तुम हमको इस वक्त बैठ करके बताओ, चलो 2 घंटे बात करते हैं कि तुम्हारे क्या इरादे हैं, तुम्हारा बचपन कैसा है, तुम्हारी इस फिल्म को बनने के बीच बीच में क्या क्या किस्से आए। ये पूरी एक लंबी ऑटोबायोग्राफिकल जर्नी रिकॉर्ड की जा सकती थी, जो नहीं की गई। तो अभी हम तो रीसेंट पास्ट की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए हमने मिस किया क्योंकि हमारे पास वो विजन, वो मिशन और वो इमेजिनेशन हमारे पास कहीं, मतलब लोग अनाप शनाप पैसे पार्टिंग में या सोशलाइजिंग में बात, बर्बाद करते हैं, जी, लेकिन छोटा सा ये काम जो एक लीगेसी कीपिंग का है, वो क्यों नहीं करते। मतलब अगर आप अपने पोते को या मतलब थर्ड फोर्थ जनरेशन को सिर्फ आप इमेजिनेशन से ही तो कुछ बताएंगे ना, वो क्या अपने दादा परदादा नगर दादा के बारे में आइडिया बना सकता है, वो कुछ एक वेग सा आइडिया बना सकता है। लेकिन अगर वो खुद आप सामने बैठ करके वो कोई ऐसा किस्सा कि जब 1942 में बंगाल का अकाल हुआ, तो वो उधर से कहीं से गुजर रहे थे और उन्होंने क्या देखा, वो एक हिस्ट्री, एक सोसाइटी का एक वो दौर सामने आता है, जिससे आपके ही अपने जो फैमिली के लोग हों, नियर डियर लोग हों, वो इंस्पायर होते हैं। वो एक तरह जी। से बहुत एक इंसाइटफुल एक कंटेंट प्रपोज होता है। नहीं, मेरे दिमाग में बस वही आइडिया आ रहा है कि मैं मेरी अम्मी जो है उनकी आइडियाज़ को और उनकी मेमोरीज़ को कैप्चर करूँ। सो ज़रूर मैं आपकी कंपनी को रीच आउट करूँगा ये चीज़ के बारे में इंशाअल्लाह। बट इरफ़ान जी, मैंने बोला था, मैंने ये मेरा था नहीं नज़रिया कि एक मास्टर क्लास होगी, लेकिन ये मास्टर क्लास की तरफ चल पड़ी है और ये मैं चालू रखना चाहता था, लेकिन मेरे को मालूम है आप भी बिज़ी हो काफ़ी आपके कामों में एंड this 1 hour has been full of anecdotes and experience जो एक बोलते हैं ये सालों-सालों तक रेलेवेंट रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने का आज। अ, बहुत शुक्रिया अनीस। मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत सीखने मिला है आज आपसे काफ़ी और आपका जो आप जो बता रहे थे कि मैं अगर आँख बंद करके भी ये सुनूँ ये, तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। जो आपका जो डिक्शन है, आपका जो वॉइस है, इट इज़ सो अमेज़िंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आपके देखने वालों के लिए मैं बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम पर इरफान की दुकान और ट्विटर पर इरफानियत के नाम से मौजूद हूं, और फेसबुक से जुड़ना चाहें तो irfan.sm से भी जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनीस, आपने मुझे इस काबिल समझा कि हम लोग दो कुछ बातें कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ मुझे भी आपसे इस चर्चा में शामिल करके बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला। बहुत शुक्रिया। ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।